मैं डॉक्टर सुनील कुमार टीएस कॉलेज हिसुआ में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं अपने ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत बीए पार्ट 3 के अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार को बताने जा रहा हूँ। तो सर्वप्रथम अरस्तु यूनान के रहने वाले थे और उस समय में यूनान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैधानिक परिवर्तन हो रहे थे। तो वहाँ पर जो शासन व्यवस्था में भी परिवर्तन हो रहा था, जैसे कि राजतंत्र के स्थान पर निकुंज तंत्र की स्थापना हो रही थी, कुलीन तंत्र के स्थान पर धनिक तंत्र की स्थापना हो रही थी, प्रजातंत्र के स्थान पर राजतंत्र का ओरिजिन हो रहा था। तो इसमें वहाँ के शासन व्यवस्था में बहुत सारे चेंजिंग हो रहे थे। वहाँ की स्थिति बिल्कुल डामाडोल और क्रांतिकारी थी। तो अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ, मीनिंग्स ऑफ रिवोल्यूशन, पहला अरस्तु का कहना था कि संविधान में परिवर्तन ही, अरस्तु के अनुसार संविधान में परिवर्तन ही क्रांति है। मैक्लिवेन ने संविधान में कानूनी परिवर्तन के बजाय राजनीतिक परिवर्तन पर ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि अरस्तु के समय में जो थी वहाँ पर शासन व्यवस्था में निरंतर परिवर्तन हो रहे थे। तो इस कारण से अरस्तु का मुख्य जोर संविधान में परिवर्तन पर है, जबकि मैक्लिवेन ने राजनीतिक परिवर्तन पर ज़्यादा बल दिया है। तो क्रांति के प्रकार, काइंड्स ऑफ रिवोल्यूशन, पहला आंशिक या पूर्ण क्रांति, जब शासन व्यवस्था में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हो तो उसे पूर्ण क्रांति कहते हैं। जब थोड़ा परिवर्तन उसे आंशिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि शासन व्यवस्था में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैचारिक सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हो तो उसे पूर्ण क्रांति कहते हैं, और जब किसी एक क्षेत्र में परिवर्तन हो तो उसे आंशिक क्रांति कहते हैं। रक्तपूर्ण या रक्तहीन क्रांति, तो इंग्लैंड में 1628 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति कहते हैं। इसमें मतलब किसी प्रकार का खून खराबा नहीं हुआ, बल्कि एक शांतिपूर्ण तरीका से शासन व्यवस्था में परिवर्तन हो गया। इसी को रक्तहीन क्रांति कहते हैं। रक्तपूर्ण क्रांति, जिसमें खून खराबा और युद्ध हो, ऐसे क्रांति को रक्तपूर्ण क्रांति कहते हैं। व्यक्तिगत अथवा गैर व्यक्तिगत क्रांति, व्यक्तिगत अथवा गैर व्यक्तिगत क्रांति यानी कोई भी शासन व्यवस्था में किसी व्यक्ति के कारण क्रांति हो तो ऐसे क्रांति को व्यक्तिगत क्रांति कहते हैं। और यदि मतलब किसी अन्य कारण से हो, मतलब किसी व्यक्ति के कारण ना हो, तो उसे अव्यक्तिगत क्रांति कहते हैं। वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति, किसी भी शासन व्यवस्था के संचालन में दो वर्ग होते हैं, एक अमीर एक गरीब। यदि जब अमीर वर्ग के द्वारा गरीब वर्ग का शोषण किया जाएगा तो गरीब वर्ग अमीर वर्ग के विरुद्ध युद्ध करने की स्थिति में आ जाते, तो उसमें इस सिचुएशन में भी क्रांति होती है। वाग्वीरों की क्रांति, मतलब किसी भी शासन व्यवस्था में संचालन में मतलब जो करिश्माई नेता होते हैं, जो कि अपनी वाक्पटुता और बोलचाल से मतलब किसी दूसरे को इमोशनल अटैच कर लेते हैं और उसकी भावना को मतलब अपने और आकृष्ट करके शासन व्यवस्था पर नेतृत्व स्थापित करते हैं, उसे वाग्वीरों की क्रांति करते हैं। क्रांतियों के कारण, क्रांति के सामान्य कारण, मतलब जनरल जो कारण है क्रांति के निम्न प्रकार से है। तो क्रांति का सामान्य कारण विषमता, आर्थिक असमानता या असमानता, मतलब असमानता है। तो क्रांति का मूल कारण समानता है। मतलब कोई भी देश में या राज्य में शासन व्यवस्था में असमानता, इनइक्वलिटी विद्यमान रहेगी जब तक क्रांति होती रहेगी। तो समानता, प्रत्येक व्यक्ति समानता स्थापित करने के लिए कार्य करते। इक्वलिटी, सभी व्यक्ति का मुख्य जोर समानता पर होता है। तो यानी जिस भी जहाँ पर शासन व्यवस्था में इनइक्वलिटी यानी असमानता विद्यमान होगी वहाँ क्रांति होगी। अतः क्रांति के विशिष्ट कारण, मतलब किसी भी शासन व्यवस्था के संचालन में जो तो क्रांति के विशिष्ट कारण निम्नलिखित में, शासकों की दुष्टता या लालच, यदि शासक वर्ग के द्वारा दुष्टता या लालच का परिचय दिया जाएगा तो विक्रांति होना स्वाभाविक है। यदि शासक को लालची नहीं होना चाहिए और उसे प्रजा के हित में कार्य करना चाहिए। शासन सत्ता का दुरुपयोग, यदि किसी भी शासन व्यवस्था में जो शासन व्यवस्था का संचालन करें उनके द्वारा सत्ता का दुरुपयोग किया जाएगा और आम लोगों के हितों की उपेक्षा की जाएगी, तो उस सिचुएशन में वहाँ क्रांति होना स्वाभाविक है। अयोग्य व्यक्ति के हाथ में शासन, यदि किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में शासन सत्ता का संचालन सौंप दिया जाए
तो वो सभी प्रजा लोग के हित पर ध्यान नहीं देंगे, इस कारण वहाँ क्रांति की संभावना बनी रहती है। मध्यम वर्ग का अभाव। शासन व्यवस्था में संचालन में जब दो वर्ग होते हैं, अमीर और गरीब, तो उसमें संघर्ष होते रहता है, क्योंकि अमीर वर्ग के द्वारा गरीब वर्ग का शोषण किया जाता है। जब गरीब वर्ग का ज़्यादा शोषण किया जाता है तो वो अमीर वर्ग के विरोध में आ जाते हैं, तो वहाँ क्रांति होती है। इस कारण से मध्यम वर्ग का होना जरूरी है, ताकि दोनों में, अमीरी और गरीबी के बीच में बैलेंस स्थापित किया जा सके। विदेशियों का माहौल। जिस शासन व्यवस्था में विदेशियों का आधिपत्य ज़्यादा होगा, उस व्यवस्था में शासन व्यवस्था में क्रांति होना आवश्यक है। सम्मान की लालसा। मतलब प्रत्येक राज्य में जहाँ शासन व्यवस्था में सभी व्यक्ति अपने सम्मान के लालसा से कार्य करते हैं, यानी उनकी इच्छा होती है कि सभी को सम्मान दिया जाए, सभी व्यक्ति की डिग्निटी की रक्षा की जाए, जिससे राज्य में व्यक्ति की डिग्निटी को ध्यान में नहीं रखा जाए, गरिमा को ध्यान नहीं रखा जाएगा, वहाँ क्रांति होना स्वाभाविक है। भय। तो क्रांति का मुख्य कारण भय भी है। जो व्यक्ति अपराध करता है उसे सजा पाने की डर होता है, तो इस भय से भी क्रांति होती है, यानी अपने भय से बचने के लिए लोग क्रांति का सहारा लेते हैं। घृणा। जब राज्य में एक व्यक्ति के द्वारा या किसी के द्वारा मतलब घृणा उत्पन्न की जाती है, तो उस सिचुएशन में भी क्रांति होती है। पारिवारिक झगड़े। जब शासन व्यवस्था में मतलब आपसी जो शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं, उनके आपस में ही यदि इस मतलब कलह हो, द्वेष की भावना हो, तो वहाँ पर क्रांति होना स्वाभाविक है। शासक वर्ग की असावधानी। इस शासक वर्ग के द्वारा शासन व्यवस्था के संचालन में सही ढंग से कार्यों का संचालन नहीं किया जाएगा, असावधानी बरती जाएगी, तो उस सिचुएशन में क्रांति होना स्वाभाविक है। भौगोलिक स्थिति। अतः क्रांति के लिए भौगोलिक स्थिति का भी, एक जोग्राफिकल स्ट्रक्चर का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है, यानी जो जिस राज्य का भौगोलिक स्थिति सीमा मतलब दुर्गम हो, वहाँ क्रांति होने की संभावना कम होती है। जहाँ पर क्लाइमेट अच्छा हो, उस राज्य में क्रांति होने की ज़्यादा संभावना होती है कि वहाँ पर लोग आसानी से पहुँच सकते हैं और आक्रमण कर सकते हैं। अन्य प्रमाद। यदि किसी देश का शासक यदि विलासिता की जिंदगी जी रहा हो और प्रजा के हित के बारे में ना सोचे, आमोद प्रमोद की जिंदगी जी रहा वालसी हो, तो उस देश में क्रांति, उस राज्य में राज्य के शासन व्यवस्था में क्रांति होना स्वाभाविक है। अतः प्रश्न है कि परस्पर विरोधी वर्गों के हितों में संतुलन। यदि मतलब परस्पर विरोधी वर्ग जो है कि आपस में संतुलन स्थापित नहीं करेंगे, तो भी क्रांति की संभावना रहती है। विभिन्न शासन प्रणालियों में क्रांति के विशिष्ट कारण। प्रजातंत्र में क्रांति। तो प्रजातंत्र में एब्सोल्यूट इक्वलिटी, यानी मैक्सिमम मतलब समानता। प्रजातंत्र का उद्देश्य है कि सभी व्यक्तियों के शासन व्यवस्था के संचालन पर अधिकार होता है, यानी सभी व्यक्तियों के मुख्य उद्देश्य होता है समानता की स्थापना, और जब तक सभी व्यक्तियों की समानता का अधिकार नहीं मिलेगा, तब वहाँ क्रांति होने की संभावना होगी। धनिक तंत्र में क्रांति। धनिक तंत्र का आधार यह सिद्धांत है कि जो लोग किसी एक बात में असमान है, वे सभी बातों में बिल्कुल भिन्न है। धनिक वर्ग का यह समानता का सिद्धांत अपने अंतिम रूप में धनिक तंत्र के जीवन के लिए समय समय पर भिन्न रूप में संकट पैदा करता रहता है। अरस्तू के अनुसार अपने नए स्वार्थों के कारण धनिक वर्ग में ही लोग धनिक तंत्र की कब्र खोदने वाले बन जाते हैं। इसका अर्थ है कि धनिक वर्ग में जो लोग हैं वो धनिक वर्ग की कब्र खोदने के लिए बन जाते हैं, यानी जिनके हाथ में शासन सत्ता है, तो उसमें दो वर्ग होते हैं शासन सत्ता में, वहाँ पर दो लोग होते हैं, एक अमीर एक गरीब। तो जो गरीब वर्ग, जो अमीर वर्ग से जो गरीब वर्ग असंतुष्ट होते हैं, तो उसी में से जो शासन सत्ता के चलाने वाले लोग होते हैं, उसी में से जो कुछ लोग हैं वो गरीब वर्ग के साथ मिल करके वो शासन सत्ता के अगेंस्ट उनका नेता बन करके और शासन सत्ता में परिवर्तन कर देते हैं। यानी धनिक तंत्र में इस प्रकार क्रांति होती है। यानी धनिक तंत्र में क्रांति का मूल कारण है मतलब असमानता, यानी जैसे कि गरीबी अमीरी के बीच खाई है, तो उसमें जैसे कि गरीब लोग अमीर वर्ग के अगेंस्ट में आ जाते हैं, तो जो शासन सत्ता के जो लोग हैं उसी में से गरीब वर्ग के नेता बन जाते हैं, और नेता बन करके और फिर वहाँ के जो शासन व्यवस्था में चेंजिंग कर देते हैं और शासन व्यवस्था पर खुद का नियंत्रण स्थापित करते हैं। कुलीन तंत्र में क्रांति। अतः कुलीन तंत्र यानी धनिकों के लोगों को धनिक तंत्र का ही विशिष्ट रूप है।
इसमें किसी विशिष्ट वर्गों के हाथों में शासन सत्ता केंद्रित हो जाती है। यदि विशिष्ट वर्गों में जो विशिष्ट वर्ग जो शासन सत्ता का संचालन करते हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनका मतलब रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है, तो उसमें आपस में विद्रोह उत्पन्न होता है और वहाँ पर कुलीन तंत्र में क्रांति उत्पन्न हो जाती है। और उसके बाद राजतंत्र में क्रांति। राजतंत्र में जब शासन सत्ता की मतलब किसी विशिष्ट वर्ग के हाथों में रहती है, राजा के हाथ में रहती है, राजा यदि निरंकुश हो जाए और प्रजा के हितों की उपेक्षा करे तो उसके विरुद्ध भी क्रांति होती है। और निरंकुश तंत्र में क्रांति, यदि राजा मतलब निरंकुश तंत्र में क्रांति कमल कहानी की जब उत्पीड़न, शोषण और अत्याचार बढ़ जाता है तो उस सिचुएशन में लोग क्रांति के लिए आगे आते हैं। मतलब किसी भी शासन व्यवस्था में उत्पीड़न, शोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हो तो उस सिचुएशन में क्रांति होना स्वाभाविक है। क्रांतियों को रोकने के उपाय, यानी क्रांति को किस प्रकार रोका जा सकता है। पहला, संविधान के प्रति आस्था। लोगों को संविधान के प्रति आस्था होनी चाहिए और सभी लोगों को संविधान का पालन करना चाहिए और संविधान के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। शासक एवं शासितों में संवाद। जो शासक वर्ग है और प्रजा वर्ग है, दोनों को आपस में बातचीत करनी चाहिए और दोनों को एक दूसरे की समस्याओं को सुनना चाहिए ताकि मतलब क्रांति ना हो। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये इंग्लैंड से शासन व्यवस्था है। इसके अंदर विधि सर्वोपरि है। विधि के आदेश के बिना कोई भी व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता, विधि से बड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं है। समानता का व्यवहार, प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और सभी को एक समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए, तभी वहाँ की शासन व्यवस्था सही ढंग से संचालित हो सकती है। मध्यम वर्ग की प्रधानता, अरस्तु ने मध्यम वर्ग को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी। उनका कहना है जब समाज में केवल दो वर्ग होंगे, अमीर और गरीब, तो उसमें संघर्ष होते रहेगा। जो मध्यम वर्ग है वो बीच में बैलेंस स्थापित करने का प्रयास करेंगे। इस कारण से मध्यम वर्ग का होना अति आवश्यक है। आर्थिक समानता, तो आर्थिक समानता पर अरस्तु ने सबसे ज़्यादा जोर दिया है। यानी कि जब तक किसी व्यक्ति का मतलब पेट नहीं भरा है तब तक मतलब कोई भी राजनीतिक समानता चाहे किसी प्रकार की समानता का कोई अर्थ नहीं है। भूखे व्यक्तियों के लिए रोटी के अलावा मतलब किसी और वस्तु पर ध्यान नहीं जाता। मतलब भूखे व्यक्तियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रोटी होता है। जब तक किसी व्यक्ति का पेट नहीं भरा हो तब तक वो किसी प्रकार की राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता। समुचित शिक्षा पद्धति, शासन व्यवस्था, शिक्षा पद्धति। अरस्तु ने शिक्षा पद्धति पर पूर्ण रूप से जोर दिया। उनका कहना है कि मतलब शिक्षा को मतलब शिक्षा एक निश्चित पद्धति से होनी चाहिए जिसके अंदर व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सभी तरह के विकास पर बल दिया गया है। भय, तो भय दो प्रकार के होते हैं। प्रथम, अपराध करने वाला व्यक्ति और दूसरा जो अपराध कर चुका है वो व्यक्ति। मतलब अपराध कर चुका है नहीं, मतलब कोई भी व्यक्ति भयभीत क्यों होता है। जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसकी इस बात की डर होती है कि उनको सजा दी जाएगी, तो इस कारण उस सिचुएशन में वो विरोध करने की स्थिति में आ जाते हैं। राजतंत्र, राजकीय पदों एवं सम्मानों का न्यायोचित विवरण। जो राजकीय पद हैं, जो उच्च वर्ग, उसमें सभी वर्गों के समान प्रतिनिधि देनी चाहिए। मतलब सभी वर्गों का उसमें समुचित अवसर हो, सभी लोगों की भागीदारी हो, जिससे कि आपस में संघर्ष ना हो। और इसके बाद प्रजातंत्र पर नियंत्रण। प्रजातंत्र प्रजा धनार्जन पर नियंत्रण, मतलब जो धन अर्न किया जाता है उस पर राज्य या सरकार का नियंत्रण होनी चाहिए। शासकों में परस्पर सद्भाव, मतलब जो शासक वर्ग है उन्हें आपस में तालमेल बैठाकर शासन व्यवस्था का संचालन करें। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं क्रांति रोकने के लिए अरस्तु मध्य वर्ग पर आधारित मिश्रित संविधान और शिक्षा पर सबसे अधिक जोर दिया गया। यानी अरस्तु ने सबसे मुख्य जोर मिश्रित संविधान को दिया है और मध्य वर्ग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है ताकि जो समाज में दो वर्ग अमीर और गरीब उनमें बैलेंस स्थापित किया जा सकते हैं। आज मैं अपने ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार के बारे में बताया। अब मैं समाप्त करता हूँ। नमस्ते।